शांति ने उठकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बढ़ जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा न जाता था। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र वह फाड़ चुकी थी। यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवनदान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भर हिस्सा ले लेना चाहती थीं, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुख खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन युवतियां हंसती चुहले करती उछलती कूदती चली जा रही थीं। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमी आवाज से अनवरत चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच और उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकोने मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान। और उसने अपने आप को उस पक्षी सा महसूस किया जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आप देखा न ताऊ, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उन कमीनों के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू इतने बड़े बाप का बेटा होकर? और उसकी आवाज चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़े नौकर ने बढ़कर जबरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र फिर गए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे। बाइबल सोसाइटी के सामने, जहां आज एक धनदानसाज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी पर खर्च भी कम न था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े। इस सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिला स्ट्रीट में ले रखा था। महिला स्ट्रीट जैसी अब है वैसी ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियां चमारों, धीवरों और शुद्ध हिंदुओं का निवास स्थान थीं। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयन गृह और वे भी ऐसा जिसमें सास ससुर, बेटा बहू, लड़कियां लड़के सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी उसके नीचे टेंडी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की दुकान थी और जिधर दरवाजा था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे भंगियों ने तंदूर लगा रखा था जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे शांति को प्राय रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहां चारपाइयां बिछी रहती थीं और कपड़ा बचाकर निकलना प्रायः संभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफी दूर अनारकली के पास था, इसलिए गरीब लोगों की सहूलियत के ख्याल से शांति ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे डेवढ़ी के नल से उन्हें पानी लेने की इजाजत दे दी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ दिन बीते तो शांति को मालूम हो गया कि यह उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल आई और शांति उसे उठाने गई तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद तौलिया गायब हो गया
और इसी तरह दूसरे तीसरे कोई न कोई चीज गुम होने लगी। हारकर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोंटी पर लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगा दिया और चाबी उसकी अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी, तो उसने अपने सामने एक काली सी लड़की को खड़ी पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचैली धोती और बंदी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती होगी, क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैल की एक रेखा बन रही थी। चौड़ा सा मुंह और चपटी सी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ा। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस न हुआ था और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। तनिक मुस्कुराते हुए लड़की ने प्रार्थना की, कई बीबी जी पानी लेना है? हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं, हम भंगी हैं न चमार। फिर कौन हो? मैं बीबी जी, सामने के मंदिर के पुजारी की लड़की। लेकिन शांति ने आगे न सुना था। उसे लड़की से बातें करते करते घिन आती थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने फेंक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को इस बात का पता चल गया। रोज ही पानी लेने के वक्त चाबी के लिए गोमती आती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी। अमीरों के मंदिरों के पुजारी भी मोटरों में घूमते हैं। ये मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिनमें प्राय सब चौकीदार, चपरासी, साइज अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंब भी खुली गली के एक और भंगियों की चारपाइयों के सामने सोता था और जब रात को कोई तांगा उधर गुजरता तो प्राय किसी न किसी की चारपाई उसके साथ घिसटती हुई चली जाती। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही। और फिर जब समीप ही किसी की डेवढ़ी के नल से पानी मिल जाए तो कुएं पर बाजू तोड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बटलों ही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वे ऊपर चली आती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वे यह पानी लेने आई है और उस समय तक न उठती जब तक उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियां देती हुई उसे ना पुकारती। इसका ये मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई थी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठी कपड़े सीते तो उसको गोमती का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की बातें होती, मोहल्ले के भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए वर्षों बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति की सूरत नहीं देखी। बेकार है, इसलिए न वह उसे लेने आता है और न उसके पिता उसे उसके साथ भेजते हैं। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गर्ज से ही शांति उससे उसके पति के संबंध में और उसके अपने मनोभावों के संबंध में प्रश्न पूछती। उत्तर देते समय गोमती शर्मा जाती थी, किंतु इतना सब होते हुए भी उसकी जगह वहीं सीढ़ियों में ही बनी रही। फिर किस प्रकार पुजारी की वे काली कलूटी लड़की वहां से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तुम मेरी बहन हुई गोमती। वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब और धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सच होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने नन्हे को कंधे से लगाए हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी।
वह कई दिन के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहां से रसगुल्ले खाने को शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही न हुई थी कि वहां तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहां से चाट खाने को शांति की बड़ी इच्छा थी, पर चाट ऐसी निकम्मी चीज खाने के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वह अपने उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़ों के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था, और फिर गर्म कपड़ा न सही। वह चाहती थी कि कुछ ऊन ही मोल ले ली जाए ताकि नन्हे का स्वेटर बुन दिया जाए, पर उसके पति हुआ करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वो निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई थी, और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी, बल्कि हलवे में मोहन के पकौड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा था और ऊन भी मोल ली थी, और 2 आने दर्जन ब्लेडों वाली गुडवो की डिबिया तथा एक कोलगेट साबुन की 2 आने वाली टिकिया उसके पति ने भी खरीदी थी। कई दिनों से वे उन्हीं पुराने ब्लेडों को शीशे के गिलास में तेज करके नहाने वाले साबुन से ही हुजामत बनाते आ रहे थे, और उस दिन शांति ने ये सब खरीदने के लिए उन्हें विवश कर दिया था, और दोनों जने ये सब खरीद कर खर्च करने के आनंद की अनुभूति से पुलकित चले आ रहे थे। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने अपने सस्ते पर गर्म शाल को नन्हे के गिर्द और अच्छी तरह लपेटते हुए अचानक कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है। सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है, पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते चले आ रहे थे।